चलिए जी, ऑनलाइन वाले देखेंगे। गुड मॉर्निंग, शुभ दिन या सुप्रभात। आवाज क्लियर है क्या? देखेंगे तो देखो, कल पढ़ रहे थे संविधान सभा की बैठक की चर्चा कर रहे थे और संविधान सभा की हम लोग दूसरी बैठक कर चुके थे। बात करें तो संविधान सभा की जब तीसरी बैठक की कहानी आती है, संविधान सभा की तीसरी बैठक की कहानी है, तीसरी बैठक। ठीक, संविधान सभा की तीसरी बैठक की बात है। और संविधान सभा की तीसरी बैठक की अगर बात करते हैं तो संविधान सभा का तीसरा बैठक कब से होता है? तो ये हो रहा है प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, याद रखना कहाँ हो रहा है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ही 11 बजे ही प्रारंभ हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे ही संविधान सभा की तीसरी बैठक क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। बात करते हैं तो तीसरी बैठक की कहानी में, तो तीसरी बैठक की कहानी में पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो संविधान है, वो जो संविधान हम बनाना चाह रहे हैं, जो नियम और कानून का एक पुस्तक बनाना चाह रहे हैं संविधान, ये संविधान का उद्देश्य क्या होगा? मतलब किन उद्देश्यों के साथ हमारे देश के संविधान का निर्माण किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे विश्व में कई प्रकार की व्यवस्था है। मैं आपको बताया था कि हमारे विश्व में आप देखेंगे तो विश्व में आपको धर्मतंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलता है, दूसरा गणतंत्र व्यवस्था देखने को मिलता है, लोकतंत्र व्यवस्था देखने को मिलता है, साथ ही साथ राजतंत्र व्यवस्था देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको कुलीन तंत्र वाली व्यवस्थाएं देखने को मिलता है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अब सिंपल सी बात, आप एक ही व्यवस्था को तो रखेंगे, सब व्यवस्था को तो अपना नहीं सकते। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान को किन व्यवस्थाओं के साथ बनाना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न उठता है कब? तीसरा बैठक में। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सिंपल सी बात, हम आ कहां से रहे? अगर आप पुराना वीडियो देखे होंगे, जो नहीं आए होंगे, तो आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आप समझ में आएगा। एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर कितने तत्व पाए जा रहे हैं? 4 तत्व पाए जा रहे हैं, तो उसको हमने क्या कहा है? राज्य कहा है। देखे है ना, यहीं से स्टार्ट किए हमने पढ़ना, यहीं से स्टार्ट किया है। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में कितने तत्व हैं? 4 तत्व। वो 4 तत्व जिस क्षेत्र में पाए जाएंगे वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। और राज्य की अगर बात करते हैं तो इस राज्य की कहानी है, इस राज्य की हमें क्या चलानी है? व्यवस्था चलानी है। और व्यवस्था चलाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? नियम और कानून चाहिए रहेगा, नियम और कानून। और नियम और कानून मिलेगा कहां आपको? संविधान में। ठीक, नियम और कानून कहां मिलेगा आपको? संविधान में। संविधान बनाएगा कौन आपका? संविधान सभा। बनाएगा कौन आपका? संविधान सभा। मतलब सिंपल सी बात है, हमें किसी देश की व्यवस्था चलानी है, एक राज्य की व्यवस्था चलानी है, तो राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए आपको चाहिए नियम कानून। नियम कानून कहां मिलेगा आपको? संविधान में। और संविधान बनाएगा कौन? संविधान सभा। संविधान सभा आएगा कैसे? तो आएगा चुनाव से। कैसे आएगा? चुनाव से। जो चुनाव हमने करा लिया है, चुनाव के बाद इसका क्या प्रारंभ हो गया है? बैठक प्रारंभ हो गया है। और बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं, और साथ ही साथ संविधान बनाने के लिए हमने क्या चुन लिया है? सलाहकार भी चुन लिया है। तो कहने का मतलब यह है, ये सब चीजें हमने क्या कर ली है? चुन ली है हमने। अगर बात करते हैं तो सलाहकार की कहानी हो गई हमारे सामने। बात करें तो हमारे पास उपाध्यक्ष भी आ चुके हैं और सलाहकार भी आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि संविधान किस उद्देश्यों के साथ बनाना है, ये उद्देश्य अभी तक क्या नहीं हुआ है? क्लियर नहीं हुआ है। और इसी का दायित्व सौंपा जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को यह दायित्व सौंपा जाता है कि भैया हमारे देश के लिए किस आधार पर संविधान बनने चाहिए, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, या हमारे देश का व्यवस्था किन तंत्रों पर आधारित होना चाहिए, इसका दायित्व किनको सौंपा गया है? जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है कि आप प्रस्ताव रखिए कि हमारे देश में संविधान किन उद्देश्यों के साथ बनाया जाना चाहिए। केवल ये प्रस्ताव रखेंगे, इनका बात माना जाएगा नहीं माना जाएगा बात की बात है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति संविधान सभा में निर्णय नहीं ले सकता है। कौन लेगा? जो 299 लोग हैं वो मिलकर लेंगे। अकेले जवाहरलाल नेहरू जी निर्णय नहीं ले सकते जी। जैसे मान लो कोई भी निर्णय लेगा, कौन लेगा? आपका पूरा संविधान सभा। लेकिन उस प्रस्ताव को रखेगा कौन? कोई एक व्यक्ति रखेगा। तो दायित्व तो किनको सौंपा गया है? जवाहरलाल नेहरू जी को। क्योंकि हमारे विश्व में ये सब व्यवस्थाएं हैं, तो कौन से व्यवस्था के आधार पर हमारे देश के संविधान बनने चाहिए, उसके लिए प्रस्ताव रखने का जवाबदारी किसको दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी को।
तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सब होता क्या है, धर्मतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है या कुलीन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ठीक, अगर ये समझ जाएंगे तो प्रस्ताव कैसे रखा गया था वो समझेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं किसी देश की या राज्य की व्यवस्थाओं की, तो आपको ये व्यवस्थाएं देखने को मिल सकता है। कोई देश धर्मतंत्र वाले हो सकते हैं, कोई देश हैं जो कि धर्मतंत्र वाले हो सकते हैं, कोई देश गणतंत्र वाले हो सकते हैं, गणतंत्र को लास्ट में बताते हैं, कोई देश राजतंत्र वाले हो सकते हैं। ठीक, कोई देश की कहानी है जिसको आप लोकतंत्र वाले हो सकते हैं, लोकतंत्र, और कोई देश हैं जो कुलीन तंत्र वाले हो सकते हैं, कुलीन तंत्र, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती, सब जगह क्या होगा, अलग अलग व्यवस्थाएं होगी। जो देश अपनाना चाहता है वैसे अपना सकता है, एक ही देश में दो तीन व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल सकता आपको। तो धर्मतंत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जिसकी व्यवस्था धर्मानुसार चल रही हो, धर्मानुसार चल रही हो। मतलब कहने का मतलब यह है, ऐसा कोई देश है जिसकी व्यवस्था कैसे चल रही है, धर्म के अनुसार, धर्मानुसार चल रही हो, तो उसको धर्मतंत्र कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था, ऐसा देश जिसके प्रशासन का केंद्र राजा या रानी हो, मतलब पूरी मुखिया के रूप में कौन है, राजा और रानी है, वो चला रहे हैं पूरे देश को, ये कहानी है। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, तो कुलीन तंत्र का मतलब होता है लोगों का समूह देश की व्यवस्था को संचालित कर रही हो, देश की व्यवस्था को संचालित कर रही हो। कहने का मतलब यह है, लोगों का कुछ समूह बना है, वो समूह 8-10 लोगों का हो सकता है, 20 लोगों का हो सकता है। वो समूह क्या कर रहा है, पूरे देश की व्यवस्था को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। एक समूह बना दिया गया 10, 12, 20 लोगों का, और वही पूरे देश की व्यवस्था को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है, ये हो सकता है। दूसरा चीज, एक व्यवस्था ये हो सकती है जिसमें पूरा धर्म के अनुसार देश चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, धर्म के अनुसार चल रहे हैं। एक ये हो सकता है राजतंत्र, जहां राजा और रानी ही मुखिया हो, वही पूरे देश को चला रहे हैं। तीसरा आपको कुलीन तंत्र हो सकता है, जो लोगों का समूह है, जो देश की व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, ये हो सकता है। अगला है आपका जिसको लोकतंत्र कहा गया। अब लोकतंत्र को दो भागों में तोड़ सकते हो, लोक प्लस तंत्र, दो भागों में टूट सकता है आपका। लोक का मतलब होता है जनता, इस लोक का मतलब हुआ आपका जनता, ठीक, ये प्लस का मतलब हो गया आपका का, और तंत्र का मतलब हो गया आपका शासन। तो जनता का शासन, जहां किसका शासन होगा, जनता का शासन, मतलब पूरी शक्ति किस पे निर्भर है, जनता पे निर्भर है। मतलब कहें तो पूरा शक्ति का केंद्र कौन है, आपका जनता है, उसको कहा जाता है लोकतंत्र। इसीलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। मतलब पूरा शक्ति किसमें निहित है, बोलते हैं जनता में निहित है। तो ऐसा लोकतंत्र क्या कहलाता है, आपका लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें पूरी शक्ति किसमें निहित होगी, जनता में। तो जनता में पूरी शक्ति अगर निहित है, पूरा शक्ति का केंद्र ही जनता है, जैसे हमारे देश में है। आप महान हो, नरेंद्र मोदी जी या विष्णुदेव साय जी महान नहीं है, आपने नरेंद्र मोदी जी को ही बैठाया है। हर 5 साल में अपने लोकतंत्र में आपको अपने शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। आप चाहो तो अगले 5 साल बाद राहुल गांधी जी को बैठा सकते हो, विष्णु देवसाय की जगह काका जी को बैठा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि पूरा शक्ति का केंद्र कहां है, जनता पे निर्भर है। तो ध्यान रखना, जहां पूरी शक्ति किस पे निर्भर होती है, जनता पे निर्भर होती है, वो कहलाता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के भी आपको दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक लोकतंत्र होता है जिसको कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो प्रकार के लोकतंत्र आपको देखने को मिलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं,
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो जिसमें नियम और कानून जब बनाना होता है, नियम और कानून जब बनाना हो, और नियम और कानून बनाने में अगर बात करते हैं, नियम और कानून बनाने में सीधी भागीदारी अगर जनता का है, मतलब सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी जी को या विष्णुदेव साय जी को कोई नियम और कानून बनाना है तो हम लोग को एक जगह बुलाएगा, सब जगह, सबको रायपुर में बुलाएंगे, और रायपुर में बुलाने के बाद बोलेंगे ऐसा ऐसा नियम बना रहे हैं, चलो हाथ उठाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। तो ज्यादा हाथ उठा देखेगा तो क्या बन जाएगा? नियम और कानून बन जाएंगे। तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे नरेंद्र मोदी जी को मान लो कोई कानून बनाना है, जैसे एक कानून बनाना है कि 500 हेलमेट की जगह 1000 लगेगा, तो सबको हम लोग को दिल्ली में बुलाएंगे, सब दिल्ली जाएंगे और पूछेगा 500 की जगह कितना लगेगा हेलमेट का चार्ज? 500, 1000। तो बोलेंगे कौन कौन सहमत है? तो हम लोग क्या करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे, और ज्यादा हाथ दिखे तो क्या बना देंगे वो? हाँ ठीक है, आज से कानून बन गया। तो ये कौन सा लोकतंत्र कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब किसी विधि को बनाने में, किसी विधि को बनाने में, किसी विधि को बनाने में, विधि को बनाने में जनता की सीधी भागीदारी हो, जनता की सीधी भागीदारी हो, सीधी भागीदारी हो, भागीदारी हो। अगर बात करते हैं तो किसी विधि को बनाने में जनता की क्या है? सीधी भागीदारी है, तो उस क्या कहलाता है आपका? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। मतलब नियम और कानून बनाने में किसका भागीदारी सीधा है? जनता का। तो आपसे आपसे पूछा गया, और आपसे पूछ के अगर नियम और कानून बनाया जा रहे हैं तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है? वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में ऐसा नहीं होता है, हमें पूछ के कोई नियम नहीं बनते हैं ना। यहाँ सिग्नल में खड़ा होना है कि नहीं होना है, हमसे पूछ के बनाया गया है क्या? सिग्नल लग गया है, आपको खड़ा होना है, हमने नहीं पूछा गया ना। जैसे कभी पूछा जाता है कि हेलमेट के चार्ज 500 की जगह 1000 का, अभी पूछा गया कि आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा जी, नियम बना रहे, कैसे सहमत हो कि नहीं हो? बोला है ना बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछा गया क्या बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, रखना है कि नहीं रखना है? नहीं पूछा गया। तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये होते हैं जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए नियम और कानून बनाते हैं। जैसे जनता ने किसी को चुन लिया है, हमने किसी को चुना है, तो सिंपल सी बात, हमारे द्वारा चुने हुए लोग हमारे लिए क्या बनाएंगे? नियम और कानून। जैसे आप कहीं ना कहीं विधानसभा से आते होंगे, आप कहीं ना कहीं लोकसभा से आते होंगे, आप जहां भी रहते हैं आप कहीं ना कहीं विधानसभा या कहीं ना कहीं लोकसभा से बिलोंग करते ही होंगे। कहां रहते हो जी? होम टाउन बताओ, गांव। हाँ, पत्थल गांव विधानसभा है। अब भूलना नहीं, अब बता रहा हूं उसके बाद, ठीक है? अपने क्षेत्र का कम से कम नहीं भूलना है। हाँ बिल्कुल, कमी नहीं। पहला दिन है क्या आपका? कल और आए थे, ठीक है फिर। मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, सांसद, मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख सचिव, वर्तमान सदस्य, पूर्व सदस्य, सचिवालय, मान अध्यक्ष। राधे साम्राठिया है मैडम, रायगढ़ लोकसभा। गोमती साइड से पहली थी, ठीक है? अभी कौन है? राठिया। अगर देश में कोई कानून बनेगा तो आपके तरफ से कौन जाएंगे? राधे श्याम राठिया जी। आप नहीं जाओगे, कौन जाएंगे? राधे श्याम राठिया जी। समझ में आया बात? हाँ, वैसे ही हम भी कहीं ना कहीं से आते होंगे। आप कहीं बिलासपुर से आते होंगे, कहीं दुर्ग से आते होंगे, कहीं महासमुंद से आते होंगे। तो आपने भी देश में कानून बनाने के लिए किसी ने किसी क्या कर लिया है? चुन लिया है। वो आपके लिए क्या बनेंगे? जब देश में कोई कानून बनेगा तो आपके तरफ से कौन बोलेंगे? राधे श्याम राठिया जी। जैसे मान लो मैं रायपुर लोकसभा से आता हूँ, मेरे तरफ से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोलेंगे। कौन बोलेंगे? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। कोई आप राजनांदगांव से आते हैं, उनके तरफ से कौन बोलेंगे? संतोष पांडे जी बोलेंगे। बिलासपुर से आते हैं तोखन साहू जी बोलेंगे। तो सब कहीं ना कहीं लोकसभा से आप आते हो। जैसे अगर बात करते हैं तो आप पत्थल गांव विधानसभा से आते हैं, मतलब बात करते हैं पत्थल गांव की कहानी है। तो पत्थल गांव में वही वही बोल रहे जी बार बार, संसदीय कार्य मंत्री, सांसद, मंत्रिमंडल, निकल गया क्या? पूर्व सदस्य, सचिवालय। हाँ ये देखो, पत्थल, ये गोमती साहब विधायक हैं, आपकी विधायक हैं। तो जब राज्य में कानून बनेगा कोई तो ये आपके तरफ से बोलेंगी। पहले सांसद थी, इससे पहले जब चुनाव हुआ तो क्या बनी थी? वो सांसद। वो देश में कानून बनता तो बोल रही थी आपकी तरफ से। अब कहां बनेगी? बोलेंगी राज्य में कानून बनेगा। तो हमने किसी को क्या कर लिया है? चुन लिया है कि हमारे तरफ से क्या करो आप? नियम और कानून बनाओ। तो मैं भी कहीं ना कहीं विधानसभा से आता हूं और मैं कहीं ना कहीं लोकसभा भी आता हूँ। वैसे सब कहीं ना कहीं से क्या करते हो? आप लोग बिलोंग करते हो, सब कहीं ना कहीं से क्या करोगे? बिलोंग करते हो। तो आपने किसी को चुन लिया है। तो ध्यान रखना,
जनता के द्वारा चुने हुए लोग, ध्यान रखना, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता हेतु नियम और कानून बनाए, जनता हेतु नियम व कानून बनाए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए क्या बनाते हैं, नियम और कानून बनाते हैं। तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। याद रखना, कौन से लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं लोकतंत्र में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता अगर सीधा क्या करे, नियम और कानून बनाने में भागीदारी दे, तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए नियम और कानून बनाए तो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो पार्ट होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको कहा जाता है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा होता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये आपका दूसरा होता है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, तो जिस देश का मुखिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल सकते हैं आप इसको, मुखिया को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस देश का मुखिया या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस देश का मुखिया हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब कि एक ही वंश के लोग उस देश का हमेशा क्या बनेंगे, मुखिया बनेंगे। जैसे हमारे देश की मुखिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। क्या वो हमेशा राष्ट्रपति रहेगी, नहीं रहेगी, 5 साल बाद चेंज होगा। तो 5 साल बाद का उसके बेटा या बेटी बनेगी क्या, नहीं, कोई भी बन सकता है हमारे यहाँ। लेकिन ब्रिटेन में एक ही वंश के लोग ही क्या बनते हैं, उस देश के मुखिया बनते हैं। तो ब्रिटेन में कौन सा व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां, ठीक है। वहां अगर बात करते हैं तो एक ही वंश के लोग क्या बनते हैं, मुखिया बनते जाएंगे, उसके दादा, उसके बेटे, उसके नाती, ऐसे उस देश के क्या बनते हैं, मुखिया बनते हैं। तो जिस देश में अगर बात करते हैं मुखिया और राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो जहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुखिया, जहां का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो कौन है आपका मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या क्या है वहां का मुखिया है, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं भैया, तो इन लोग होते हैं निर्वाचित होते हैं। याद रखना क्या होते हैं ये लोग, निर्वाचित होते हैं। जैसे भारत में है, हमारे यहाँ जो देश का मुखिया है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमेशा क्या होगा, निर्वाचित होगा। निर्वाचित होगा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आम व्यक्ति उस देश का मुखिया बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और साथ ही साथ उस देश का मुखिया क्या होता हो, निर्वाचित होता हो। साथ ही साथ आम व्यक्ति उस देश के मुखिया बनने की योग्यता रखता है, साथ ही साथ उस देश का मुखिया क्या होता हो, निर्वाचित होता हो। उस देश को कौन सा व्यवस्था कहा जाता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में जो मुखिया है वंशानुगत नहीं होते हैं, क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लेकिन जहां वंशानुगत हो, एक ही वंश के लोग उस देश का क्या बने, मुखिया बने, तो वो कहलाता है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन जिस देश में अगर कोई मुखिया है देश का, वो वंशानुगत नहीं होते हैं और देश का मुखिया क्या होता है, निर्वाचित होता है, वो क्या कहलाता है आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है वो, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत में क्या है, तो भारत में सिंपल से अगर बात करते हैं तो भारत में पहले तो क्या है, लोकतंत्र है। भारत में क्या है, लोकतंत्र। हमारे यहाँ जनता का ही शासन है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि भारत में क्या है, लोकतंत्र है। भारत में कौन से लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष में भी कौन सा है भारत के पास, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सा है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। क्लियर बात, ठीक, ये इसका मतलब होता है। तो यही प्रश्न लिख लिए ना, यही प्रश्न उठता है कब, तीसरी बैठक में। और इसका दायित्व किसको सौंपा जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को, कि भारत में कौन सी व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो
तीसरी बैठक के दिन ये जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर रहे हैं इन लोग, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। कौन प्रस्तुत कर रहा है, आपका जवाहरलाल नेहरू जी। एक केवल प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, सहमति देना या ना देना किसके ऊपर निर्भर करता है, संविधान सभा के ऊपर। संविधान सभा डिसाइड करेगा कि भैया हमें इस आधार पर संविधान का निर्माण करना है कि नहीं करना है। ये केवल क्या रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। समझ में आया बात, केवल क्या रखेंगे, वो प्रस्ताव रखेंगे। अब उस प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, संविधान सभा को। संविधान सभा ही निर्णय लेगा कि भैया उसमें करना है कि नहीं करना है। मामला क्लियर। देखो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को रखते हैं। याद रखना कब रखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं तो कहते क्या है ये, तो कहते हैं ये, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2021 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये कौन बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी। कब बोले थे, 13 दिसंबर 1946 को। ये सत्यनारायण की कथा नहीं थी, इसको आपको याद करना है। और जैसे मैं याद किया हूं वैसे ही याद करना है, जैसे लाइन से इसमें एग्जाम से पूछा जाता है। और उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मोबाइल होगा आपके पास, मोबाइल में लिखना प्रस्तावना, इसको प्रस्तावना कहा जाता है, बाद में प्रस्तावना कहा गया इसको। ठीक, प्रस्तावना करके लिखेंगे तो प्रस्तावना आएगा सामने आपको। ठीक, यही पढ़ा हूं मैं आपको, दूसरा चीज नहीं पढ़ा हूं। समझ में आया बात, ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना की कहानी है। ठीक, इसी को आपको याद करना है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इसमें लिखता है हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व खाली स्थान पद निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ आता है, यहाँ समाजवादी। इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की न्याय है, 3। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार और व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की, 5। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 3 प्रकार की किसके बारे में बात करता है, न्याय के बारे में। ठीक, ये सब को आपको याद रटना है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ जिस दिन 13 दिसंबर 1946 को कौन बोले थे, जवाहरलाल नेहरू जी। जब बोले थे तो इसमें 3 शब्द नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन से शब्द नहीं थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये अखंडता, ये तीनों शब्द उस दिन नहीं थे जिस दिन बोला गया, ये 1976 में जोड़ा गया है। ये 3 शब्द 13 दिसंबर 1946 को एग्जिस्ट यहां नहीं करते थे। कब आया ये, 1976 में। कौन कौन से, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको जब याद कर लोगे तो आधा घंटा क्लास इसमें बताऊंगा मैं क्या क्या और करना है। ठीक, तो इसको याद करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना और वॉलपेपर में जिसकी प्रिय या प्रिय का फोटो रखे उसको हटा देना और इसको रख लेना। ठीक है, याद करने का सिंपल सा तरीका है, सोने के बाद और उठने से पहले पढ़ लेना। इसको पढ़ लोगे ना, कब पढ़ना है, सोने के बाद और उठने से पहले। ठीक है, कब पढ़ना है, सोने के बाद और उठने से पहले। हाँ ठीक, जैसे मैं बोला हूं ऐसी सुनूंगा मैं। ठीक है, अगर एडमिशन ले लोगे, डेमो पसंद आ गया होगा तो एडमिशन लोगे, तो मैं सुनूंगा इसको। कब सुनाओगे, हाँ? 1 हफ्ता लग जाएगा यार, क्यों लगेगा जी 1 हफ्ता जी, कुछ है ही नहीं इसमें। हिंदी में तो है, इंग्लिश मीडियम आओ थोड़ी को आंग्ल माध्यम नहीं हो ना। इंग्लिश वाले तो याद करके आना, मेरे को इंग्लिश आता नहीं है, जैसे बोलोगे मान जाऊंगा, है कि नहीं था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है जी, इसको याद करना है। 3 4 5 दिन लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। रोज 2 3 बार पढ़ोगे जी। गांव से आए हो आप लोग पढ़ने, मम्मी को फोन लगा के यही सुनाना, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभु समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक कैसे करके। समझ में आया, तो इसको जब पढ़ लोगे याद कर लोगे तो इसका मतलब समझाऊंगा मैं। मतलब से मतलब नहीं है आपको ऐसे भी, क्योंकि आपके में क्या लगाना है,
टिक लगाना है। तो मतलब से मतलब नहीं है, तो मतलब को मतलब बता दूंगा मैं, लेकिन समझ में आया बात? हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको याद करना ही है, ठीक है। चलिए कर लोगे, डाउनलोड कर लेना, याद कर लेना, फिर समझाऊंगा। ये कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और बात करते हैं तो इसी प्रस्ताव पर 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा अपनी क्या दे देती है? सहमति दे देती है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमारे देश के संविधान क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कब सहमति मिलता है? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर मामला? ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमारे सामने सब क्लियर है, उद्देश्य भी क्लियर है, संविधान सभा भी बन चुके हैं, साथ ही साथ संविधान सभा के गठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार भी क्या हो गए हैं? नियुक्त कर दिए गए हैं। उद्देश्य भी क्लियर है। अब बनाना क्या है हमें? संविधान। समझ में आया बात? बनाने का बचा क्या है? संविधान। सब मामला क्या है हमारे यहाँ? क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए देखो, मैं आपको बताया था कि संविधान है का, तो बताया था आपको ये जो संविधान है वो संविधान केवल और केवल क्या है? नियम व कानून का पुस्तक है। नियम और कानून का क्या है? ये पुस्तक, या इसको आप कह सकते हैं क्या है? केवल किताब है। नियम और कानून का ये क्या है? किताब है या ये पुस्तक है। ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संविधान है क्या? तो संविधान सिंपल सी बात, नियम और कानून का एक प्रकार से किताब है। कहने का मतलब ये है, ये नियम और कानून का एक किताब है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब खुद सोचिए, हमारे पास बनाने के लिए कितने लोग हैं इस संविधान सभा में? तो मैं आपको बताया, ये संविधान को बनाएगा कौन? तो बनाएगा संविधान सभा। और संविधान सभा का हमने गठन कर लिया है, और भारत के विभाजन करने के बाद हमारे पास कितने लोग बचेंगे? 299 लोग, क्योंकि 389 लोग थे, लेकिन विभाजन के बाद हमारे पास कितने लोग बचेंगे? 299 लोग बचेंगे, जो इस नियम और कानून के पुस्तक को बनाएंगे, जिसमें देश की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून लिखे होंगे। अब खुद सोचिए, ये 299 लोग की कहानी है। अगर ये 299 लोग एक ही पेज में काम करेंगे तो जल्दी बनेगा संविधान, कि 10-10, 20-20 पेज बांट लेंगे तब संविधान जल्दी बनेगा? बांट लेंगे तभी काम जल्दी होगा। सिंपल सी बात, हम लोग को मिलकर एक किताब लिखना है तो हम क्या करेंगे? 10 चैप्टर है तो हम लोग क्या करेंगे? 3 लोग मिलकर एक चैप्टर लिखते हैं, 3 लोग मिलकर एक चैप्टर लिखो, ऐसे काम बांट लेंगे, काम क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। अगर एक ही चैप्टर में सब लोग काम करेंगे तो विचारधारा ज्यादा होंगे और वो डिले होते जाएगा, मतलब संविधान बनने में क्या होगा? समय लगेगा, देरी होते जाएगा। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? हाँ, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा के लोगों को किसमें बांट दिया? समूहों में। 5 लोगों की समूह, 10 लोगों की समूह, 20 लोगों की समूह में क्या कर दिया उन्होंने? बांट दिया, और बोला कि आप ये विषय रखो और इस विषय पर अपने नियम और कानून बना के लाके मुझे दो, फिर उसमें चर्चा करेंगे। कहां? संविधान सभा में। 10 लोगों की समूह बांटा गया और बोला गया इस काम करके लाओ एक चैप्टर में, मुझे लाके दो, इसमें हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो समूह में बांट दिया गया, और उसी समूह को कहा गया समिति। उसको कहा गया क्या? समिति कहा गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्या कहा गया उसको? समिति के नाम से जाना गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बात करें समिति का, तो 2 प्रकार की समिति का निर्माण किया गया है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक समिति जिसको कहा गया विषय प्रकार की समिति, विषय प्रकार की समिति, और दूसरा आपका प्रक्रिया प्रकार की समिति। 2 प्रकार की समिति का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार की समिति का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। एक विषय प्रकार की समिति और दूसरा प्रक्रिया प्रकार की समिति का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विषय प्रकार की समिति का, तो विषय प्रकार की समिति में कौन कौन सा समिति बनता है? ये देखिए, विषय प्रकार की समिति में पहला समिति बनता है आपका संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति की कहानी है एक समिति। दूसरा समिति बनता है संघ विषय समिति। संघ विषय समिति की कहानी है संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति। और बात करें, ये दोनों के अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने, मतलब 10 लोग की समिति है तो एक को उसमें क्या बना दिया गया है?
अध्यक्ष बना दिया गया है। मान लो आपको 5 लोग की समिति बना, तो 5 लोग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया, इनके नेतृत्व में छोड़ा गया कि ये 4 लोग जो काम करेंगे इनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो एक जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है ये दोनों समिति का। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं तो तीसरा आपका बनता है प्रांत विषय समिति। प्रांत विषय समिति, साथ ही साथ प्रांत संविधान समिति। प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति, और साथ ही साथ इन दोनों के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहानी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इनका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो अगला समिति बनता है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति, फिर अल्पसंख्यक अधिकार समिति। अल्पसंख्यक अधिकार समिति, ये और बनाया गया, और इन दोनों के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही इनके क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद बनता है आपका उसके बाद बनता है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, फिर बनता है आपका अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, अब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी जी को, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी को। ये थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही साथ उसके बाद बनता है आपका झंडा समिति। झंडा समिति की बात करते हैं, उसके बाद बना था आपका झंडा उप समिति। झंडा समिति की बात करते हैं तो झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, आप खुद बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी बने थे खुद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ झंडा उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी को बनाया गया था। जेबी कृपलानी जी बने थे, ये थोड़ा ध्यान रखना है, जेबी कृपलानी जी बने थे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 11वें नंबर की समिति है, और 11वें नंबर की समिति की अगर बात करते हैं 11वें नंबर की समिति और 11वें नंबर की समिति बात करते हैं तो सदन समिति की कहानी है। सदन समिति, सदन समिति की कहानी है। और सदन समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे किसको, तो पिट्टाभी सीतारमैया जी को। पिट्टाभी सीतारमैया जी, पिट्टाभी सीतारमैया जी इसके अध्यक्ष बने थे। वहीं अगर 12वें नंबर की समिति है तो है संविधान सभा की, संविधान सभा की संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके तो जीवी मावलंकर जी को बनाए गए थे। जीवी मावलंकर जी, मावलंकर जी को। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये 12 समिति की कहानी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें आपका विषय प्रकार की समिति में, विषय प्रकार की समिति में ये 12 समिति आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। हो गया, चलिए इसी का अगर बात करते हैं तो संचालन के साथ इसको कार्य संबंधी समिति भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है
कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी, ठीक, कार्य संबंधी भी कह सकते हैं इसको संचालन के साथ, ठीक है। अगला लिख लीजिए सब आगे, हाँ लिख लो लिख लो। गर्मी नहीं लग रहा है आज कि ठंडी नहीं लग रहा है आज? अरे नया नया एसी देखते हैं ना कितना ठंडा करता है? ये नया खुला है ना, पता है कि नहीं? जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? ये हमारा तीसरा ब्रांच है रायपुर में, अभी का नया है, अभी 1 अगस्त 5 अगस्त से पहला बैच चालू हुआ है। शिक्षक भर्ती के दूसरा बैच है, एक सुबह चलता है अभी चलता है। और वो कोचिंग हमारा जानते हो कि नहीं? हाँ, एक ठो रजबंधा मैदान में है, कहाँ? जय स्तंभ चौक में, और एक यहीं है सिटी प्लाजा, और एक यहाँ है, 3 हो गया ना। बिलासपुर में भी है, राजनांदगांव में भी है, दुर्गम भी है, जगदलपुर में भी है, ठीक है, सब जगह हम है, दुर्गम भी है, ठीक है। हाँ, कोई पहचान वाले हैं जो आ नहीं पा रहे हैं बता देना, ये भी जगह है और यहाँ भी आ सकते हो आप, ठीक है। उड़ान आपके घर तक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, प्रक्रिया समिति की कहानी है। प्रक्रिया समिति के अंतर्गत 3 समिति को ध्यान रखना है आपको। एक समिति ध्यान रखना है खुद प्रक्रिया समिति के नाम से है, ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा है संचालन समिति के नाम से है, संचालन समिति के नाम से ही है। और तीसरा अगर बात करते हैं तो संविधान सभा की कार्य संचालन समिति, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है 3 समिति को। प्रक्रिया प्रकार की समिति में 3 समिति को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक समिति है आपका, तो वो समिति है आपका प्रक्रिया ही समिति, और दूसरा है आपका संचालन समिति, और तीसरा है आपका संविधान सभा की कार्य संचालन समिति। ये दोनों के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी को इन दोनों के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जी, ठीक, के.एम. मुंशी जी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? के.एम. मुंशी जी, ठीक है। ठीक है जी, जो नए आए हो पुराना वीडियो देख के आना, नहीं तो जुड़ेगा नहीं ना। देखियो मैडम, क्यों ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है? हो गया ना, तो अब तो चलेगा नहीं, फ्री में एडमिशन लेना पड़ेगा। डेमो खत्म हो गया आज। देखियो जी आप बिरगांव वाले भाई साहब, देखियो वीडियो, थोड़ा सी देखे हो? क्यों? अरे देख लो, अभी जल्द नया नेम देख लोगे, फिर लेट होगा, फिर वो देखने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, नए बहू हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है, पुराने में देखने का मन नहीं करता है ना जाने का। है नया नया भाभी आ जाए अगल बगल में तो रोज जाओगे, चलो मिल के आते हैं भाभी से। 4 दिन होता है, 10 दिन होता है, 4 महीना होता है, वहां जाने का मन नहीं करता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, भाभी अच्छी नहीं है, जाओगे पानी नहीं पूछती है, ठीक है, तो ये बहुत तकलीफ होता है ना का। और नया नया की सबका इज्जत है, तो ये क्लास का भी नया नया इज्जत है, बाद में आप लोग इज्जत नहीं करोगे, मुझे पता है। जितने लोग हो ना, धीरे धीरे ना सब एडमिशन लेने के बाद भी संख्या कम हो जाएगा। किसी कुछ काम आ जाएगा, किसी घर में देखने का मन करेगा रिकॉर्डिंग, 4 दिन कोई कोचिंग नहीं आया कुछ काम से, तो चलो 4 दिन तो नहीं गए हैं, 2 दिन और नहीं जाते हैं, फिर ऐसे करते करते वो आना ही छोड़ देंगे। हाँ, ये प्रक्रियाधीन है, ये परंपरा है, ठीक है। हाँ, ये परंपरा है, ये पूरा क्लासरूम भर जाएगा ना, तो क्लास के खत्म होते तक 3-4 लाइन के लोग बस आएंगे, 3-4 लाइन। मैं कल क्या बताया था, धीरे धीरे भरेगा ये, फिर वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे वो हाई टाइड वो सुनते हो ना समुद्र में, रात में समुद्र का पानी बढ़ जाता है, सुबह आते आते कम हो जाता है, तो ऐसी क्लासेस करना शुरू शुरू में 1-2 महीना बहुत लोग रहते हैं, फिर धीरे धीरे इच्छा शक्ति मरते जाता है सबका। अब नहीं हो सकता, जो है चलने दो जिंदगी में, है ना, निरंतरता बनाए नहीं रखना है, ऐसा होता है ना। बात बता रहा हूँ जी, वो इतना भरा था जी वो क्लास भाई साहब, सिटी प्लाजा में ऊपर वाले में बैठने की जगह नहीं था। अभी जाओ आपको 10-20 सीट खाली दिखेगा,
सब एडमिशन लिए हैं, कोई आता नहीं है। देखेंगे 1-2 दिन बाद, आज नहीं गए कल चल देंगे, थोड़ा बहाना चाहिए, बारिश होती आएंगे, ये स्थिति है। रेनकोट नाम का वो भी चीज बना है, उसका उपयोग करो, है कि नहीं का। चलिए बिकेगा कैसे रेनकोट, आप लोग लोगे नहीं तो। चलिए तो ये सब समिति को काम बांट दिया गया। ये सब समिति ने लगभग अगस्त 1947 तक अपना काम कर लिया था। लगभग अगस्त 1947 तक इन्होंने अपना काम कर लिया। अब काम करने के बाद अपने रिपोर्ट किसको सौंपे उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको सौंपेंगे, जो अध्यक्ष उनको सौंपे। रिपोर्ट को जो बनाया था उन्होंने, जो काम दिया गया था उन सबको किसको सौंपा गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। और राजेंद्र प्रसाद जी ने इनके सब रिपोर्ट को किसको सौंप दिया, सलाहकार को। कौन सा सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। कौन है संवैधानिक सलाहकार, BN राव। तो सिंपल सी बात है, संवैधानिक सलाहकार को इन्होंने अपना काम सौंप दिया, किनको, BN राव जी को। कहा भैया ये जो देखो ये सब आया है, अब इसको किस आधार पर नियम और कानून बनाने चाहिए। तो BN राव ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया है। भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया है, पहला प्रारूप तैयार किया है। ध्यान रखना कि संविधान का पहला प्रारूप किन्होंने तैयार किया है, BN राव ने। संविधान बनाने वाला कौन है, बोलते हैं भीमराव अंबेडकर, लेकिन पहला न्यू रखने वाला कौन है, BN राव। ठीक, पहली बार संविधान कैसे दिखेगा उसको तैयार करने वाला कौन था, BN राव था। और उन्होंने कहा था कि संविधान में 2 चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि संविधान में 2 चीजें होनी चाहिए। एक बताया था उन्होंने अनुच्छेद की कहानी, क्या बताई थी, अनुच्छेद। और दूसरा बोला था उन्होंने कि संविधान में क्या होना चाहिए, अनुसूची होना चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद की संख्या बताई थी 243 अनुच्छेद होने चाहिए, तथा अनुसूची कितने होने चाहिए बोला था उन्होंने, 12 अनुसूची होने चाहिए। कितने अनुसूची, सॉरी 13 अनुसूची होने चाहिए। कितना, 13। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद की संख्या उन्होंने कितना बताया, 243, और अनुसूची की संख्या उन्होंने कितना बताया, 13 अनुसूची उन्होंने बताया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब पहली बार संविधान का प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा, तो उन्होंने अनुच्छेद की संख्या 243 और अनुसूची की संख्या कितना बताया था उन्होंने, अनुसूची की संख्या 13, अनुच्छेद की संख्या 243। और इसी को और बेहतर करने के लिए एक इसको और क्या करना है, बेहतर। पहला प्रारूप बन गया जी, न्यू रखा गया है, इसको और बेहतर करने के लिए एक नए समिति का निर्माण होता है। ध्यान रखना, एक नया समिति का क्या होता है, निर्माण होता है। उस समिति का नाम होता है कौन समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी का निर्माण किया जाता है। प्रारूप समिति का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को और बेहतर करने के लिए, या इसी को पांडुलेखन समिति कहते हैं। याद रखना, कौन समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति, या इसी को प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। इसी को प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के नाम से इसको आप क्या करते हैं, जानते हैं। और इस समिति का गठन कब होता है, तो इस समिति का गठन होता है कब आपका, तो इसका गठन होता है आपका 29 अगस्त 1947 को, देश के आजादी के बाद। देश कब आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद एक समिति बनता है जिसको कहा जाता है कौन समिति, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का अगर बात करते हैं तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। और इसमें कुल सदस्य संख्या की बात करते हैं तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 7 सदस्य होते हैं। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और 7 सदस्य की बात करते हैं तो 7 सदस्य में एक सदस्य होता है अध्यक्ष, और 6 सदस्य होते हैं इसके अन्य सदस्य। 6 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। और यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, भीमराव अंबेडकर जी। कौन होते हैं, भीमराव अंबेडकर जी। समझ में आया बात, कौन होते हैं इसके सदस्य अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति का उल्लेख केवल संविधान को बेहतर करने के लिए किया गया था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, और भीमराव अंबेडकर जी को। क्लियर, थोड़ा समझना। ये भारत है जी, ये क्या है, पाकिस्तान है जी, और ये क्या है आपका, बांग्लादेश। अब मैं आपको कल बताया था यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक संविधान सभा में टोटल कितने लोग हैं, 389 लोग। लेकिन ये समिति का जो निर्माण हो रहा है
वो 29 अगस्त 1947 को हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब की स्थिति में भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बन चुके हैं और भारत की कुछ जनसंख्या पाकिस्तान चल जा चुकी है। जब जनसंख्या जा चुकी है तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी क्या हो गई होगी, कम, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या जाएगा तो एक सीट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसे 90 सीट कम हो गए हैं। तो हमारे पास संविधान सभा में कितने सदस्य बचे हैं, 299 सदस्य। समझ में आया यहाँ तक? कल भी मैं इसके बारे में बताया था आपको, कितने सदस्य बचे हैं, 299 सदस्य। समझना कहानी को। अब मान लो इस कक्षा का किसी कैप्टन बनना है तो पहले इस कक्षा का क्या होना पड़ेगा, सदस्य होना पड़ेगा। जब यहाँ एडमिशन ही नहीं लोगे कक्षा कैसे बन सकते हो भाई, बगल वाले कक्षा वाला आपका कैप्टन नहीं बन सकता है। तो आपको इस कक्षा का अगर कैप्टन बनना है तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, सदस्य। मान लो संविधान सभा की कोई समिति है, कौन समिति है, प्रारूप समिति, उसके सदस्य बनना चाहते हो या अध्यक्ष बनना चाहते हो, सबसे पहले क्या होना पड़ेगा आपको, संविधान सभा का सदस्य। अब संविधान सभा के सदस्य के रूप में अगर बात करते हैं तो ये भीमराव अंबेडकर जी थे, कहां से थे, बंगाल से। बंगाल सीट था और बंगाल सीट से भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में चुन के आए थे। लेकिन पाकिस्तान जब अलग हुआ भारत से तो उस समय ये वाला जो सीट है वो किसके हिस्से में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में। ये भी पहले पाकिस्तान कहलाता था, ये भी पहले पाकिस्तान थे, दो पाकिस्तान थे, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। फिर 1971 में अलग हो गए, बांग्लादेश बन गया। हम बन गए बाप, ये बेटा, और ये उसका बेटा, तो ये हमारा नाती। ऐसी होता है ना, हाँ वैसे नाती है नहीं हमारा। हमसे बना कौन, पाकिस्तान, पाकिस्तान से बना कौन, बांग्लादेश, तो हमारा नाती है। तो सिंपल सी बात, इस क्षेत्र से आते थे, ये क्षेत्र कहां चला गया, बांग्लादेश में। तो भीमराव अंबेडकर जी किस में शामिल हैं, 90 में। तो उनको जाना कहा था, पाकिस्तान। तब उनके संविधान सभा के सदस्य रहते, तो व्यक्ति रुक गया लेकिन स्थान चला गया। तो संविधान सभा के सदस्य अब नहीं है, वो कितने में शामिल नहीं है, 299 में शामिल नहीं है। जहां से वो आते थे वो तो चला गया, तो शामिल नहीं है। तो अगर अध्यक्ष बनना है उनको तो फिर से इसका सदस्य बनना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेशन कितना है, 299, 300 कर नहीं सकते आप। तब क्या किया गया, तो सिंपल सी बात है, तब की स्थिति में किया गया कि ये जो है क्षेत्र, ये जो बंबई कहलाता था पहले, बंबई, और बंबई में एक क्षेत्र है जिसको आप कहते हैं पूना, पहले पूना कहते थे, अब पुणे हो गया है। वो क्या है, पूना। और पूना से एक व्यक्ति सदस्य था जिनका नाम था M.R. जायकर, M.R. जायकर, और ये संविधान सभा में सदस्य थे। इनको कहा गया भैया आपका कार्यक्रम खत्म होता है और आप यहां से अपना दे दो क्या, इस्तीफा। क्या दे दो, इस्तीफा। तो इन्होंने इस्तीफा दिया तो एक सीट क्या हो गए, कम हो गए। तो कितना हो गया, 298। फिर भीमराव अंबेडकर जी को यहां से फिर से चुनाव लड़ाया गया, तो फिर जीत के फिर कहां पहुंचे, संविधान सभा में। एक बार पूछा भी गया है कि दोबारी संविधान सभा में जब सदस्य कौन से सीट से बने थे, तो बंबई के पूना से। समझ में आया बात। पहले संविधान सभा में सदस्य थे 389 में, कहां से, बंगाल से। लेकिन पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बाद खाली हो गया उनका सीट, वो नहीं रहे, तो फिर से उनको बंबई के पुणे शहर से दोबारा भेजा गया, किनके जगह, M.R. जायकर के जगह। क्लियर मामला, क्लियर है। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब अन्य सदस्यों का नाम भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जी। जो 6 अन्य सदस्य हैं उनका नाम भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट समिति है ये। तो पहला है आपका गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर की कहानी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तीसरा है आपको कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरा है कृष्णा स्वामी अय्यर की कहानी है। तीसरा है आपका K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। चौथा है आपका सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी की कहानी है। ठीक है। फिर अगला है आपका N. माधवराव, N. माधव राव। और अगला है आपका T.T. कृष्णाचारी, T.T. कृष्णाचारी। ये 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य। 6 लोगों का नाम ये याद रखना एकदम इजी है। ये 6 लोग में 5 लोग का नाम तो कृष्ण भगवान का है, गोपाल कृष्णा। K.M. मुंशी का है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। सर सैयद मोहम्मद अलग है, फिर माधव, फिर कृष्णा। ठीक है। तो 6 नाम में 5 नाम किसना है, राधे राधे है पूरा। ठीक है, ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अगला कहानी है
इसी में थोड़ा ध्यान रखना। चलिए समझिए, पहले ये 6 सदस्य थे, ये 4 और 2 6। अब ये स्वास्थ्य कारणों से समिति से इस्तीफा दे देते हैं, तो उनके जगह कौन आते हैं? एन माधवराव। पहले कौन सदस्य थे? बीएल मित्र। डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जगह में कौन आते हैं? टीटी कृष्णाचारी। नहीं तो ये दोनों को छोड़ दो तो 6 सदस्य ऐसे थे, तो ये दोनों चले गए तो 6 सदस्य अब ऐसे। क्लियर बात? साथ ही साथ के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, एकमात्र कांग्रेसी था ये, एकमात्र कांग्रेसी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, एकमात्र कांग्रेसी के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर मामला? ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति की कहानी है। अब प्रारूप समिति संविधान को और क्या करेगा? बेहतर करेगा, क्योंकि बात करते प्रारूप समिति का, तो संविधान का पहला प्रारूप कौन तैयार कर दिया है जी? कौन तैयार कर दिया है? बी.एन. राव ने। अब उसी प्रारूप को क्या किया जाएगा? और बेहतर किया जाएगा, और उसके बेहतर करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया है। इस समिति को क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। अब ये 7 लोग ही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कौन लेगा डिसीजन? पूरा संविधान सभा। इन लोग कुछ बेहतर करके क्या करेंगे? लाएंगे, और लाने के बाद संविधान सभा में पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे कि हम ये क्या कर चुके हैं? बेहतर कर चुके हैं। तो क्या इसमें सहमति है आपकी? उन लोग संविधान सभा के सब लोग क्या होंगे? सहमत होंगे। तो इसको अप्रूव करके नियम में, संविधान में क्या कर दिया जाएगा? शामिल। अगर सहमत नहीं होंगे फिर से उसको भेजा जाएगा, फिर से उसको और क्या करो? बेहतर करो। तो ऐसे ही संविधान को क्या किया जाएगा? बेहतर किया जाएगा। तो कल कितने बार ला के संविधान सभा में रखा गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, कितने बार रखा गया है वो देखेंगे कल। ठीक है, 7 लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद कहां कितने बार संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, पढ़ के कितने बार सुनाया, उसकी चर्चा करेंगे कब? कल। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं कब? कल।